इस पृथ्वी पर विविध प्रकार के रंग रूप वाले फल फूल, पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि लाखों जीव रहते और बसते हैं। यह विविधता और इंद्रधनुषी विभिन्नता पृथ्वी के बगीचे में अचानक ही नहीं आ गई। ये लाखों सालों के दौरान क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के रूप में विज्ञान ने भी सृजन की इस कहानी में अपना मत रखा। विकासवादी डार्विन इस विविधता का आधारभूत कारण पूरी दुनिया में व्याप्त विकास के क्रम को बताते हैं। यही कारण था कि एक कोशिकाएं से बहुकोशिकाएं जीव, सरल से जटिल संरचनाएं और विभिन्न रूप व क्षमता वाले जीव प्रकृति की शक्ति से गठित होते गए। एक लंबी समयावधि के बाद इसी प्रक्रिया द्वारा मनुष्य की रचना हुई। यदि बंदरों से परिवर्तित होकर मनुष्य बना तो ये परिवर्तन सभी बंदरों में क्यों नहीं आया? आज भी बंदर क्यों दिखाई देते हैं? ऐसे कई और भी सवाल हमारे मन में उठते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही कहने के समान है कि अगर सांप है तो अभी भी छिपकलियां क्यों हैं? अगर चार पैर वाले जीव हैं तो अभी भी मछली क्यों है? या यदि सभी अमेरिकी यूरोपीय हैं तो अभी भी यूरोप क्यों है? कुछ समझे? अगर नहीं तो विवेक से काम लीजिए और जो भी मैं कहने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। हमारी उत्पत्ति उन बंदरों से नहीं हुई है जो हमें अपने आसपास दिखते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति बंदर यानी मंकी से नहीं बल्कि कपी यानी एप से हुई है। एप्स की वह प्रजाति अन्य सभी एप्स और बंदरों की कॉमन पूर्वज थी और एप्स की जिस प्रजाति से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई उस प्रजाति का भी बहुत बहुत पहले एक कॉमन पूर्वज था जो सभी स्तनधारी प्राणियों का पूर्वज था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनुष्यों की रिश्तेदारी सिर्फ एप्स और बंदरों तक सीमित नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूरी तरह से सच है और अन्य प्राइमेट्स जो स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीवों को कहा जाता है के साथ हमारी वंश परंपरा की समानता होने के भी अनेक प्रमाण हैं। तो वे बंदर कौन हैं जो बचे रह गए हैं? आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यदि आपके कुछ पुरखे उत्तर प्रदेश या उड़ीसा के किसी गांव से शहर आकर बस गए तो इन प्रदेशों में अभी भी आपके रिश्तेदार क्यों रहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि आपके सारे पुरखे एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान को नहीं चले गए थे। कुछ चले गए और कुछ वहीं रहे। 50-60 लाख साल पहले हमारे सबसे पहले पूर्वज अफ्रीका के घने जंगलों से निकलकर सवाना के घास के मैदानों में जा बसे। यहाँ उन्हें बिल्ली शेर प्रजाति के जानवरों का सामना करना पड़ा और इस प्रक्रिया में वह और अधिक अनुकूल होते गए। उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ने लगी, समाज का निर्माण होने लगा। उन्होंने शिकार करने के साथ साथ फलों को खाना भी शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि वह एक ही जगह पर रहते हुए पर्याप्त संख्या में प्रजाति के रूप में बढ़ते रहे। जलवायु में आने वाले अनेक परिवर्तनों ने उन्हें स्वयं को अनुकूल बनाने और अन्य स्थान पर जाकर बसने के लिए तैयार किया और इस प्रकार वह और अधिक स्मार्ट और कुशल शिकारी या फल संग्रहकर्ता बनते रहे। इस बीच उनके जो साथी जंगलों में पीछे छूट गए थे वह अपनी मंथर गति से विकसित होते रहे। समय के साथ वह चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदरों जैसी फल बीनकर खाने वाली प्रजातियां बनी। पर आप फिर पूछेंगे कि वह हमारी तरह मनुष्य क्यों नहीं बने? इसका भी उत्तर है क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल के लिए उन खतरों और चुनौतियों का सामना नहीं किया जो हमारे पूर्वजों को झेलनी पड़ी। इसीलिए उनका दिमाग और शरीर उस तरह से विकसित नहीं हुआ जिस तरह से हमारे पूर्वजों का हुआ। वह उस प्रकार उस दिशा व दशा में नहीं डले। हमारे करीबी कजन ओरेंगुटैन और बोनोबोस सुख शांति और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन वे चंद्रमा पर अपने कदम कभी भी नहीं छोड़ सकेंगे। हमने मस्तिष्क की असीम क्षमताओं को समझा है और इसीलिए हम मनुष्य हैं। तो क्या जीवन प्रकृति के अंधाधुंध थपेड़ों की मार से विकसित हुआ या परमेश्वर के मार्गदर्शन में इस सृष्टि ने आकार लिया है? दोनों ही मतों के समर्थक हमें समाज में मिल जाते हैं। कौन सही है, तथ्यपूर्ण है, फैसला आप कीजिए, लेकिन कमेंट करके अपनी राय बताना हरगिज ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें द मिस्टिक आइलैंड यूट्यूब चैनल को
ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।